नमस्कार। आइए सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास चोखेर बालिका 18वां और अंतिम भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। बिहारी यह सोचकर आया था कि आशा दुखी बेसहारा कमजोर सी हो गई होगी, पर जब उसने एक बदली हुई सशक्त आशा को देखा तो उसे बड़ी तसल्ली हुई। बिहारी के आने से मानो राजलक्ष्मी में एक जान सी आ गई हो। आशा, बिहारी और अन्नपूर्णा तीनों मिलकर राजलक्ष्मी की सेवा में जी जतन से जुट जाते हैं। राजलक्ष्मी की बिगड़ती हालत को देखकर अन्नपूर्णा बिहारी से कहती है कि अब महेंद्र को खोजकर लाना ही होगा। बिहारी बैंक के लेन देन वाली कागज से पता लगाता है कि महेंद्र आजकल इलाहाबाद में है। इस बीच विनोदिनी महेंद्र को एक जगह से दूसरी जगह शनि ग्रह की तरह घुमा रही थी। विनोदिनी महेंद्र को नजरअंदाज भी करती जा रही थी और साथ ही साथ उसे चैन भी नहीं लेने देती थी। महेंद्र विनोदिनी से बिल्कुल परेशान सा हो जाता है। घुमाते घुमाते विनोदिनी महेंद्र को लेकर बिहारी के बगीचे पहुंच जाती है। वहां के माली से विनोदिनी बिहारी का पता पूछती है। माली बताता है कि उसे कुछ नहीं पता कि बिहारी कहाँ है। महेंद्र विनोदिनी से घृणा करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि विनोदिनी उससे नहीं बल्कि सिर्फ बिहारी से प्यार करती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। रात महेंद्र सोया नहीं। थकावट के मारे सुबह सुबह उसे नींद आई। सुबह 8-9 बजे के करीब जागकर वह झट उठ बैठा। पिछली रात की कोई अधूरी पीड़ा नींद के भीतर ही भीतर घूमती रही थी। सचेतन होते ही महेंद्र उसकी तकलीफ महसूस करने लगा। कुछ ही देर में रात की सारी घटना मन में जाग उठी। सुबह की उस धूप में पूरी नींद न आ पाने की थकावट से सारी दुनिया और जिंदगी बड़ी सूखी सूखी सी लगी। घर छोड़ने की ग्लानि, धर्म छोड़ने का परिताप और इस उद्भ्रांत जीवन की ये जिल्लतें आखिर वह किसके लिए झेल रहा है। मोह के आवेश से रहित सुबह की इस धूप में महेंद्र को लगा वह विनोदिनी को प्यार नहीं करता। उसने रास्ते की ओर झांका। सारी दुनिया परेशान सी काम के पीछे भाग रही है और आत्मगौरव को कीचड़ में डुबोकर एक बेरुखी औरत के पैरों से लिपटे रहने की जो नादानी है वह महेंद्र की निगाहों में स्पष्ट हो उठी। आवेग के किसी बड़े झोंके के बाद हृदय में अवसाद आता है। ऐसे वक्त थका हरा हृदय अनुभूति के विषय को कुछ समय के लिए दूर हटाना चाहता है। भावों का ऐसा भाटा पड़ने के समय नीचे की सारी छिपी हुई गंदगी ऊपर आ जाती है। मोह लाने वाली वस्तु से विरक्ति हो आती है। महेंद्र क्यों अपने आप को इस तरह अपमानित कर रहा है, इसे वह आज तक न समझ सका। उसने सोचा, मैं हर तरह से विनोदिनी से बेहतर हूं, फिर भी सब प्रकार की हीनता और झिड़कियां बर्दाश्त करता हुआ घिनौने भिखमंगे सा उसके पीछे पीछे मारा मारा फिर रहा हूं। ऐसे अजीब पागलपन किस शैतान ने मेरे दिमाग में भर दिया। आज विनोदिनी महेंद्र के लिए महज एक औरत रह गई और कुछ नहीं। उसके लिए चारों तरफ फैली धरती की सुषमा से, काव्यों से, कहानियों के लावण्य की जो एक ज्योति खिंचाई थी, उसकी माया मरीचिका के गायब होते ही वह एक मामूली नारी मात्र रह गई। उसका कोई अनोखापन न रहा। महेंद्र फिर तो धिक्कार के इस मार चक्र से अपने आप को छुड़ाकर घर जाने के लिए ललक उठा। बिहारी के निर्भर करने योग्य अडिग मिताई बड़ी बेशकीमती लगने लगी। महेंद्र मन ही मन कह उठा, जो वास्तविक गंभीर और स्थायी होता है उसमें अनायास बाधा विहीन सा अपने को पूरी तरह खोया जा सकता है। इसीलिए उसके गौरव को हम नहीं समझते। जो महज धोखा है, जिसकी तृप्ति में भी सुख का नाम नहीं, चूंकि वह हमें अपने पीछे घुड़दौड़ सी लगती है, इसलिए हम उसे अपनी चरम कामना का धन समझते हैं। महेंद्र ने तय किया, मैं आज ही अपने घर जाऊंगा। विनोदिनी जहां भी रहना चाहेगी वहीं उसका इंतजाम करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह जोर से उच्चारण करते ही उसके मन में एक आनंद का उदय हुआ। लगातार दुविधा का जो भार वह ढोता चला आ रहा था, हल्का हो गया। अब तक ऐसा होता आ रहा था कि अभी अभी जो बात उसे न रुचती थी, दूसरे ही क्षण उसे मानने को मजबूर होना पड़ता था। हाँ ना करते न बनता था। उसकी अंतरात्मा उसे जो आदेश देती, सदा बलपूर्वक उसे दबाकर वह दूसरी ही राह पर चला जाता। अभी जैसे ही उसने जोर से कहा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, वैसे ही शरण पाकर उसके झकझोरे हुए हृदय ने उसे बधाई दी। महेंद्र बिस्तर से उठा, हाथ मुंह धोया और विनोदिनी से मिलने गया।
देखा कमरा अंदर से बंद है। दरवाजे पर धक्का देकर पूछा, सो रही हो? विनोदिनी बोली, नहीं, अभी जाओ। महेंद्र ने कहा, तुमसे जरूरी बात करनी है, ज्यादा देर न रुकूंगा। विनोदिनी बोली, बात अब मैं नहीं सुनना चाहती, तुम जाओ, मुझे तंग न करो, अकेली रहने दो। कोई और दिन होता तो इससे महेंद्र का आवेग और भी बढ़ जाता, लेकिन आज उसे बेहद घृणा हुई। सोचा, इस मामूली औरत के आगे अपने आप को मैंने ऐसा गया बीता बनाकर छोड़ा है कि अब उसमें मुझे बुरी तरह दुत्कार कर दूर कर देने की भी हिम्मत हो गई है। यह अधिकार इसका स्वाभाविक नहीं, मैंने ही यह अधिकार देकर इसके मिजाज को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। विनोदिनी की इस झिड़की से महेंद्र ने अपने में अपनी श्रेष्ठता के अनुभव की कोशिश की। उसके मन ने कहा, मैं विजयी होऊंगा, इसके बंधन को तोड़कर चला जाऊंगा। भोजन करके महेंद्र रुपया निकालने बैंक गया। रुपया निकाला और आशा तथा माँ के लिए कुछ नई चीजें खरीदने के ख्याल से वह बाजार की दुकानों में घूमने लगा। विनोदिनी के दरवाजे पर एक बार फिर धक्का पड़ा। पहले तो आजीजी से उसने कोई जवाब ही न दिया, लेकिन जब बार बार धक्का पड़ने लगा तो आग बबूला होकर दरवाजा खोलते हुए उसने कहा, नाहक क्यों बार बार मुझे तंग करने आते हो तुम? बात पूरी करने के पहले ही उसकी नजर पड़ी। बिहारी खड़ा था। कमरे में महेंद्र है या नहीं यह देखने के लिए बिहारी ने एक बार भीतर की तरफ झांका। देखा कमरे में सूखे फूल और टूटी मालाएं बिखरी पड़ी थीं। उसका मन जबरदस्त ढंग से विमुख हो उठा। यह नहीं कि बिहारी जब दूर था तो उसके मन में विनोदिनी के रहन सहन के बारे में संदेह का कोई चित्र आया ही नहीं, लेकिन कल्पना की लीला ने उस चित्र को ढककर भी एक दमकती हुई मोहिनी छवि खड़ी कर रखी थी। बिहारी जिस समय इस बगीचे में कदम रख रहा था उस समय उसका दिल धड़कने लगा था। कल्पना की प्रतिमा को कहीं चोट न पहुंचे, इस आशंका से उसका हृदय संकुचित हो रहा था। विनोदिनी के सोने के कमरे के द्वार पर खड़े होते ही वही चोट लगी। दूर रहते हुए बिहारी ने सोचा था कि अपने प्रेम के अभिषेक से मैं विनोदिनी के जीवन की सारी कालिमा धो दूंगा, लेकिन पास आकर देखा यह आसान नहीं। मन में करुणा की वेदना नहीं उपजी, बल्कि एकाएक घृणा ने जागकर उसे अभिभूत कर दिया। बिहारी ने उसे बड़ा मलिन देखा। वह तुरंत मुड़कर खड़ा हो गया और उसने महेंद्र महेंद्र कहकर कई बार पुकारा। इस अपमान से विनोदिनी ने नम्र स्वर में कहा, महेंद्र नहीं है, शहर गया है। बिहारी लौटने लगा। विनोदिनी जल्दी से बोली, भाई साहब मैं पैरों पड़ती हूं, जरा देर बैठना पड़ेगा। बिहारी ने सोच रखा था वह कोई आरजू मिन्नत नहीं सुनेगा। तय कर लिया कि नफरत के इस नज़ारे से तुरंत अपने आप को अलग कर लेगा, लेकिन विनोदिनी की करुण विनती से उसके कदम क्षण भर के लिए उठ न सके। विनोदिनी बोली, आज अगर तुम मुझे इस तरह ठुकरा कर चल दिए तो तुम्हारी कसम खाकर कहती हूं मैं मर जाऊंगी। बिहारी पलटकर खड़ा हो गया। बोला, तुम अपने जीवन से मुझे जकड़ने की कोशिश क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो कभी तुम्हारी राह में नहीं आया, तुम्हारे सुख दुख में कभी दखल नहीं दिया। विनोदिनी बोली, तुमने मुझ पर कितना अधिकार कर रखा है। एक बार तुमसे कहा था मैंने, तुमने विश्वास नहीं किया। अब तुम्हारी बेरुखी में फिर वही कहती हूं। बिना बोले जताने का, शर्म से बताने का मुझे तुमने मौका ही नहीं दिया। तुमने मुझे पैरों से झटक दिया है। मैं फिर भी तुम्हारे पांव पकड़कर कहती हूं, मैं तुम्हें। बिहारी ने टोकते हुए कहा, बस बस रहने दो, यह बात जबान पर मत लाओ, एतबार की गुंजाइश नहीं रही। विनोदिनी, और लोग इस पर विश्वास न करें पर तुम करोगे, इसलिए मैं तुम्हें जरा देर बैठने को कह रही हूं। बिहारी, मेरे विश्वास करने न करने से क्या आता जाता है? तुम्हारी जिंदगी तो जैसी चल रही है चलती ही रहेगी। विनोदिनी, इससे तुम्हारा कुछ आता जाता नहीं, मैं जानती हूं। अपना नसीब ही ऐसा है कि तुमसे मुझे सदा दूर ही रहना होगा। बस मैं केवल इतना हक नहीं छोड़ना चाहती कि मैं चाहे जहां रहूं मुझे जरा सा माधुर्य के साथ याद रखना। मुझे मालूम है मुझ पर तुम्हें कभी थोड़ी सी श्रद्धा हुई थी,
मैं उसी को अपना अवलंब बनाए रहूंगी, इसलिए मेरी पूरी बात तुम्हें सुननी ही होगी। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, जरा देर बैठो। अच्छा चलो, कहकर बिहारी उस कमरे से कहीं और जाने को तैयार हुआ। विनोदिनी बोली, भाई साहब, जो सोच रहे हो वह बात नहीं है। इस कमरे को कलंक की छाया भी नहीं छू सकी है। तुम कभी यहां सोए थे, इसे मैंने तुम्हारे ही लिए उत्सर्ग करके रखा है। सूखे पड़े ये फूल तुम्हारी ही पूजा के फूल हैं। तुम्हें यहीं बैठना होगा। यह सुनकर बिहारी के मन में पुलक का संचार हुआ। वह कमरे में गया। विनोदिनी ने दोनों हाथों से उसे खाट पर बैठने का इशारा किया। बिहारी खाट पर बैठा। विनोदिनी उसके पैरों के पास जमीन पर बैठी। विनोदिनी ने बिहारी को व्यस्त होते हुए देखकर कहा, तुम बैठो भाई साहब, सिर की कसम है तुम्हें, उठना मत। मैं तुम्हारे पैरों के पास भी बैठने के लायक नहीं। दया करके ही तुमने मुझे यह जगह दी है। दूर रहूं तो भी इतना अधिकार तो मैं रखूंगी ही। यह कहकर विनोदिनी जरा देर चुप रही। उसके बाद अचानक चौंक कर बोली, तुम्हारा खाना? बिहारी बोला, स्टेशन से खा कर आया हूं। विनोदिनी, मैंने गांव से जो पत्र दिया था उसे खोलकर पढ़ा और कोई जवाब न देकर उसे महेंद्र के मार्फत लौटा क्यों दिया? बिहारी, कहाँ? वह चिट्ठी तो मुझे मिली ही नहीं। विनोदिनी, इस बार कलकत्ता में महेंद्र से तुम्हारी भेंट हुई थी? बिहारी, तुम्हें गांव पहुंचाकर लौटा उसके दूसरे दिन भेंट हुई थी। उसके बाद मैं पछाह की ओर सैर को निकल पड़ा। उसके बाद फिर भेंट नहीं हुई। विनोदिनी, उससे पहले और एक दिन मेरी चिट्ठी पढ़कर बिना उत्तर के वापस कर दी? बिहारी, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। विनोदिनी बुद्ध सी बैठी रही। उसके बाद लंबी सांस छोड़कर बोली, सब समझ गई। अब अपनी बात बताऊं, मगर यकीन करो तो अपनी खुशकिस्मती समझूं, और न कर सको तो तुमको दोष न दूंगी। मुझ पर यकीन करना मुश्किल है। बिहारी का हृदय पसीज गया। भक्ति से झुकी विनोदिनी की पूजा का वह किसी तरह अपमान न कर सका। बोला, भाभी, तुम्हें कुछ न कहना पड़ेगा। बिना सुने ही मैं तुम्हारा विश्वास कर सकता हूं। मैं तुमसे घृणा नहीं कर सकता। अब तुम एक भी शब्द न कहना। यह सुनकर विनोदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिहारी के चरणों की धूल ली। बोली, सब न सुनोगे तो मैं जी न सकूंगी। थोड़ा धीरज धरकर सुनना होगा। तुमने मुझे जो आदेश दिया था मैंने उसी को सिर माथे उठा लिया था। तुमने मुझे पत्र तक न लिखा तो भी मैं अपने गांव में लोगों की निंदा सहकर जिंदगी बिता देती। तुम्हारे स्नेह के बदले तुम्हारे शासन को ही स्वीकार कर लेती। लेकिन विधाता उसमें भी वाम हुए। जिस पाप को मैंने जगाया उसने मुझे निर्वासन में भी टिकने न दिया। महेंद्र वहां पहुंचा। मेरे घर पर जाकर उसने सबके सामने मेरी मिट्टी पलीत कर दी। गांव में मेरे लिए जगह न रह गई। मैंने दोबारा तुम्हें बेहद तलाशा कि तुम्हारा आदेश लूं, पर तुमको पा न सकी। मेरी खुली चिट्ठी तुम्हारे यहाँ से लाकर मुझे देते हुए महेंद्र ने धोखा दिया। मैंने समझा तुमने मुझे एक बारगी त्याग दिया। इसके बाद मैं बिल्कुल नष्ट हो सकती थी, मगर पता नहीं तुम में क्या है। तुम दूर रहकर भी बचा सकते हो। मैंने दिल में तुम्हें जगह दी है, इसी से पवित्र रह सकी। कभी तुमने मुझे ठुकरा कर अपना जो परिचय दिया था, तुम्हारा वही कठिन परिचय सख्त सोने की तरह, ठोस मणि की तरह मेरे मन में है। उसने मुझे मूल्यवान बनाया है। देवता, मैं तुम्हारे पैर छूकर कहती हूँ, वह मूल्य नष्ट नहीं हुआ है। बिहारी चुप रहा। विनोदिनी भी और कुछ न बोली। तीसरे पहर की धूप पल पल पर फीकी पड़ने लगी। ऐसे समय महेंद्र दरवाजे पर आया और बिहारी को देखकर चौंक पड़ा। विनोदिनी के प्रति उसमें जो उदासीनता आ रही थी, ईर्ष्या से वह जाने जाने को हो गई। विनोदिनी को बिहारी के पांवों के पास बैठे देखकर ठुकराए हुए महेंद्र को चोट पहुंची। व्यंग्य के स्वर में महेंद्र ने कहा, तो अब रंगमंच से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश हुआ। दृश्य बेहतरीन है, तालियां बजाने को जी चाहता है, लेकिन उम्मीद है यही अंतिम अंक हो।
इसके बाद और कुछ अच्छा भी न लगेगा। विनोदिनी का चेहरा तमतमा उठा। महेंद्र की शरण जब उसे लेनी पड़ी है तो इस अपमान का क्या जवाब दे। व्याकुल होकर उसने केवल बिहारी की ओर देखा। बिहारी खाट से उठा, बोला, महेंद्र, कायर की तरह विनोदिनी का यूं अपमान न करो। तुम्हारी भलमनसाहत अगर तुम्हें नहीं रोकती तो रोकने का अधिकार मुझको है। महेंद्र ने हंसकर कहा, इस बीच अधिकार भी हो गया। आज तुम्हारा नया नामांकन है, विनोदिनी। अपमान करने का हौसला बढ़ता ही जा रहा है, यह देखकर बिहारी ने महेंद्र का हाथ दबाया और कहा, महेंद्र, मैं विनोदिनी से ब्याह करूंगा। सुन लो, लिहाजा संयत होकर बात करो। महेंद्र अचरज के मारे चुप हो गया और विनोदिनी चौंक उठी। उसकी छाती के अंदर का लहू खलबला उठा। बिहारी ने कहा, और एक खबर देनी है तुम्हें। तुम्हारी मां मृत्यु सेज पर है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं आज रात की गाड़ी से ही जाऊंगा। विनोदिनी भी मेरे साथ जाएगी। विनोदिनी ने चौंक कर पूछा, बुआ बीमार हैं? बिहारी बोला, हाँ, सख्त बीमार है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यह सुनकर महेंद्र ने और कुछ न कहा, चुपचाप कमरे के बाहर निकल गया। विनोदिनी ने बिहारी से पूछा, अभी अभी तुमने जो कहा, तुम्हारी जुबान पर यह बात आई कैसे? मजाक तो नहीं? बिहारी बोला, नहीं, मैंने ठीक ही कहा है। मैं तुमसे ब्याह करूंगा। विनोदिनी, किस लिए? उद्धार करने के लिए? बिहारी, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए। विनोदिनी, यही मेरा पुरस्कार है। इतना भर स्वीकार किया मेरे लिए यही बहुत है। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं चाहती। ज्यादा मिले तो रह भी नहीं सकती। बिहारी, क्यों? विनोदिनी, वह सोचते हुए भी शर्म आती है। मैं विधवा हूं, बदनाम हूं। सारे समाज के सामने तुम्हारी फजीहत करूं, यह हरगिज नहीं होगा। छी, यह बात जुबान पर न लाओ। बिहारी, तुम मुझे छोड़ दोगी? विनोदिनी, छोड़ने का अधिकार मुझे नहीं। चुपचाप तुम बहुतों की भलाई किया करते हो। अपने वैसे ही किसी व्रत का कोई सा भार मुझे दे देना, उसी को ढोते हुए मैं अपने आप को तुम्हारी दासी समझा करूंगी। लेकिन विधवा से तुम ब्याहोगे? छी, तुम्हारी उदारता से सब कुछ मुमकिन है, लेकिन यह काम करूं, समाज में तुम्हारा अपमान होने दूं, तो जिंदगी में यह सिर फिर कभी न उठा सकूंगी। बिहारी, मगर मैं तुम्हें प्यार करता हूं। विनोदिनी, उसी प्यार के अधिकार से आज मैं एक ढिठाई करूंगी। विनोदिनी इतना कहकर झुकी। उसने बिहारी के पैर की अंगुली को चूम लिया। पैरों के पास बैठकर बोली, तुम्हें अगले जन्म में पा सकूं, इसके लिए मैं तपस्या करूंगी। इस जन्म में अब कोई उम्मीद नहीं। मैंने बहुत दुख उठाया, काफी सबक मिला। यह सबक अगर भूल बैठी तो मैं तुम्हें नीचा दिखाकर और भी नीची बनती। लेकिन तुम ऊंचे हो, तभी मैं आज फिर से सिर उठा सकी हूं। अपने इस आश्रय को मैं धूल में नहीं मिला सकती। बिहारी गंभीर हो गया। विनोदिनी ने हाथ जोड़कर कहा, गलती मत करो। मुझसे विवाह करके तुम सुखी न रहोगे, अपना गौरव गंवा लोगे। मैं भी अपना गौरव खो बैठूंगी। तुम सदा निर्लिप्त रहो, प्रसन्न रहो। आज भी तुम वही हो। मैं दूर से ही तुम्हारा काम करूंगी। तुम खुश रहो, सदा सुखी रहो। महेंद्र मां के कमरे में जा रहा था कि आशा दौड़ी दौड़ी आई और कहा, अभी वहां मत जाओ। महेंद्र ने पूछा, क्यों? आशा बोली, डॉक्टर ने बताया है मां को चाहे दुख हो या सुख हो, अचानक कोई धक्का लगने से आफत आ सकती है। महेंद्र बोला, मैं दबे पांवों उनके सिरहाने की तरफ जाकर एक बार देख आऊंगा जरा, उन्हें पता न चलेगा। आशा, नहीं, अभी आप मां से नहीं मिल सकते। महेंद्र, तो तुम करना क्या चाहती हो? आशा, पहले बिहारी बाबू उन्हें देखाएं, वे जैसा कहेंगे वही करूंगी।
इतने में बिहारी आ गया। आशा ने उसे बुलवाया था। बिहारी को देखकर आशा को थोड़ा भरोसा हुआ। बोली, तुम्हारे जाने के बाद से माँ और भी अकुला उठी हैं भाई साहब। पहले दिन जब तुम दिखाई न पड़े तब उन्होंने पूछा बिहारी कहाँ गया है। मैंने कहा वे एक जरूरी काम से बाहर गए हैं, बृहस्पतिवार तक लौटेंगे। उसके बाद से वे रह रहकर चौंक चौंक पड़ती हैं। मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर मानो किसी की राह देख रही हैं। कल तुम्हारा तार मिला, मैंने उन्हें बताया कि तुम आ रहे हो। उन्होंने आज खास तौर से तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करवाने को कहा है। तुम्हें जो जो चीज़ें अच्छी लगती है सब मंगवाई। सामने बरामदे पर रसोई का प्रबंध करवाया है। अंदर वे खुद ही बनाती होंगी। डॉक्टर ने लाख मना किया, पर उन्होंने एक न सुनी। अभी अभी जरा देर पहले मुझे बुलाकर कहा, बहू रसोई तुम अपने हाथों से बनाना, आज बिहारी को मैं अपने सामने बैठकर खिलाऊंगी। यह सुनते ही बिहारी की आंखें छलछला उठी। उसने धीरे से पूछा, माँ है कैसी? आशा ने कहा, तुम खुद चलकर देखो, मुझे तो लगता है बीमारी और बढ़ गई है। बिहारी अंदर गया। महेंद्र बड़े अचरज में पड़ गया। आशा ने मजे से गृहस्थी संभाल ली है। कितनी आसानी से महेंद्र को अंदर जाने से रोक दिया। न संकोच किया, न रूठी। महेंद्र आज कितना सकुचा गया है। वह अपराधी है, चुपचाप बाहर खड़ा रहा, माँ के कमरे में न घुस सका। फिर भी यह बात अजीब है, बिहारी से वह कैसे बेखटके बोली। सलाह परामर्श सब उसी से। आज बिहारी इस घर का सबसे बड़ा शुभचिंतक है। वही एकमात्र रक्षक है। उसको कहीं रोक नहीं, कहीं टोक नहीं, उसी के निर्देश पर सब कुछ चलता है। कुछ दिनों के लिए महेंद्र जो स्थान छोड़कर चला गया था, लौटकर देखा वह स्थान अब ठीक वैसा नहीं है। बिहारी के अंदर जाते ही राजलक्ष्मी ने पूछा, तू आ गया बेटे? बिहारी बोला, हाँ माँ, लौट आया। राजलक्ष्मी ने पूछा, काम हो गया तेरा? खुश होकर बिहारी बोला, हाँ माँ, हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। और उसने एक बार बाहर की तरफ देखा। राजलक्ष्मी, बहू आज खुद तेरे लिए खाना पकाएगी। मैं यहाँ से उसे बताती जाऊंगी। डॉक्टर ने मना किया है, मगर अब काहे की मनाही बेटा? मैं क्या इन आंखों से एक बार तुम लोगों को खाना खाते भी न देख पाऊंगी? बिहारी ने कहा, डॉक्टर के मना करने की तो बात ही समझ में नहीं आती। तुम न बताओगी तो चलेगा कैसे? छुटपन से ही तुम्हारे हाथ की रसोई हमें भाई है। महेंद्र भैया का तो जी पश्चिम की दाल रोटी से उब गया है। तुम्हारे हाथ की बनाई मछली खाएंगे तो जी जाएंगे। आज हम दोनों भाई जैसे बचपन में करते थे वैसे खाएंगे, होड़ लगाकर। तुम्हारी बहू जुटा सके तब जानो। राजलक्ष्मी समझ तो गई थी कि बिहारी के साथ महेंद्र आया है, फिर भी उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। बिहारी ने कहा, पछाह जाकर महेंद्र की सेहत बहुत सुधर गई है। आज सफर से आया है इसलिए थका मांदा लगता है, नहाने से ठीक हो जाएगा। राजलक्ष्मी ने फिर भी महेंद्र के बारे में कुछ न कहा। इस पर बिहारी ने कहा, माँ, महेंद्र बाहर ही खड़ा है, जब तक तुम नहीं बुलाओगी वह नहीं आएगा। राजलक्ष्मी कुछ नहीं बोली, सिर्फ दरवाजे की तरफ नजर उठाई। उनका उधर देखना था कि बिहारी ने कहा, महेंद्र भैया आ जाओ। महेंद्र धीरे धीरे अंदर आया। कलेजे की धड़कन कहीं एकाएक थम न जाए, इस डर से राजलक्ष्मी तुरंत महेंद्र की ओर देख न सकी। आंखें अधमुंधी रह गईं। बिस्तर की तरफ ताककर महेंद्र चौंक उठा। उसे मानो किसी ने बुरी तरह पीटा हो। माँ के पैरों पर सिर रखकर उनका पैर पकड़े पड़ा रहा। कलेजे की धड़कन से राजलक्ष्मी का सर्वांग कांपता रहा। कुछ देर बाद अन्नपूर्णा ने धीरे से कहा, दीदी, तुम महेंद्र को कहो कि वह उठे, नहीं तो वह वहीं बैठा रहेगा। बड़े मुश्किल से उन्होंने कहा, महेंद्र, उठ। बहुत दिनों बाद महेंद्र का जो नाम लिया तो उनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी। आंसू बहने से मन की पीड़ा कुछ हल्की हुई। महेंद्र उठा, जमीन पर घुटना गाड़ खाट की पाटी पर छाती रखकर माँ के पास बैठा। राजलक्ष्मी ने बड़ी तसल्ली से करवट ली। दोनों हाथों से अपनी ओर खींचकर उन्होंने महेंद्र के सिर को सूंघा और ललाट को चूम लिया। महेंद्र ने रुंधे कंठ से कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है माँ, मुझे माफ कर दो।
कलेजा ठंडा हुआ तो राजलक्ष्मी ने कहा, ऐसा मत कह बेटे, तुझे माफ किए बिना मैं जी सकती हूँ भला? बहू कहाँ गई? बहू? आशा पास ही दूसरे कमरे में पत्ते तैयार कर रही थी। अन्नपूर्णा उसे बुलाकर राजलक्ष्मी के पास ले आई। राजलक्ष्मी ने महेंद्र को जमीन पर से उठकर बिस्तर पर बैठने का इशारा किया। महेंद्र बैठा तो उसकी बगल की जगह दिखाती हुई राजलक्ष्मी ने कहा, तुम यहाँ बैठो बहू, आज तुम दोनों को मैं पास पास बैठकर देखना चाहती हूँ, तभी मेरी तकलीफ मिटेगी। बहू, आज मुझसे शर्म न करो, महेंद्र के लिए जो मलाल है उसे भी भुला दो, उसके पास बैठो। इस पर आशा घूंघट निकाले धड़कते दिल से लजाती हुई आकर महेंद्र के पास बैठ गई। राजलक्ष्मी ने महेंद्र का दाहिना हाथ लिया और आशा के दाहिने हाथ से दबाकर मिलाया। बोली, अपनी इस बिटिया को मैं तेरे हाथों सौंप जाती हूँ महेंद्र, इसका ख्याल रखना, ऐसी लक्ष्मी तुझे कहीं और न मिलेगी। मंजली, आओ दोनों को आशीर्वाद दो, तुम्हारे पुण्य से ही दोनों का मंगल हो। अन्नपूर्णा उनके सामने गई। दोनों ने आंसू भरे नेत्रों से उनके चरणों की धूल ली। उन्होंने दोनों के माथे को चूमा। ईश्वर तुम्हारा मंगल करे। राजलक्ष्मी, बिहारी, आगे आओ बेटे, महेंद्र को तुम माफी दो। बिहारी जो ही महेंद्र के सामने जाकर खड़ा हुआ, उसने उसे बाहों में लपेटते हुए कसकर छाती से लगा लिया। राजलक्ष्मी ने कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ महेंद्र, बिहारी छुटपन से तेरा जैसा मित्र था सदा वैसा ही रहे। इसके बाद राजलक्ष्मी थकावट के मारे और कुछ न कह सकी, चुप हो गई। बिहारी कोई उत्तेजक दवा उनके होठों तक ले गया। हाथ हटाकर राजलक्ष्मी ने कहा, अब दवा नहीं बेटे, अब मैं भगवान को याद करूं, वही मुझे दुनिया की सारी जलन की दवा देंगे। महेंद्र, तुम लोग थोड़ा आराम कर लो बेटे, बहू रसोई चढ़ा दो। शाम को महेंद्र और बिहारी राजलक्ष्मी की खाट के पास नीचे खाने बैठे। परोसने का जिम्मा राजलक्ष्मी ने आशा को दे रखा था। आशा भोजन परोसने लगी। महेंद्र का कौर नहीं उठ रहा था, आंखों में आंसू उमड़े आ रहे थे। राजलक्ष्मी बोली, तू ठीक से खाता क्यों नहीं महेंद्र? खा, मैं अपनी आंखें भर देख तो लूं। बिहारी ने कहा, तुम तो जानती हो माँ, महेंद्र भैया का सदा यही हाल रहा है। भाभी जरा घंट मुझे दे दो, बेहतरीन बना है। खुश होकर राजलक्ष्मी जरा हंसी। मुझे मालूम है बिहारी को यह बेहद पसंद है। बहू, भला उतने से क्या होगा, और दो ना। बिहारी बोला, तुम्हारी यह बहू अव्वल दर्जे की कंजूस है, इसके हाथ से कुछ निकलता ही नहीं। राजलक्ष्मी बोली, सुन लो बहू, तुम्हारा ही नमक खाकर बिहारी तुम्हारी ही निंदा करता है। आशा बिहारी की पत्तल में सब्जी डाल गई। बिहारी बोल उठा, हाय राम, मुझे तो सब्जी देकर धता बनाना चाहती हैं। अच्छी अच्छी चीजें सब महेंद्र भैया के हिस्से में। आशा फुसफुसा कर कही, कुछ भी कहो, निंदक की जबान बंद नहीं होती। बिहारी बोला, मिठाई देकर देखो बंद होती है कि नहीं। दोनों दोस्त खा चुके तो राजलक्ष्मी को बड़ी तृप्ति मिली। बोली, बहू, अब तुम भी जाकर खा लो। आशा उनके हुक्म पर खाने चली गई। उन्होंने महेंद्र से कहा, तू थोड़ा सो ले महेंद्र। महेंद्र बोला, सो जाऊं अभी से? महेंद्र ने सोच रखा था रात को वह माँ की सेवा में रहेगा, मगर राजलक्ष्मी ने धीरे से कहा, बहू, जाकर देखा कि महेंद्र का बिस्तर ठीक है भी कि नहीं, वो अकेला है। आशा लाज के मारे मरी सी किसी तरह कमरे के बाहर चली गई। वहां केवल बिहारी और अन्नपूर्णा रह गए। तब राजलक्ष्मी ने कहा, तुमसे एक बात पूछनी है बिहारी, विनोदिनी का क्या हुआ, पता है वह कहाँ है? बिहारी ने कहा, वो कलकत्ता में ही है। राजलक्ष्मी ने आंखों की मौन दृष्टि से ही प्रश्न किया। बिहारी समझ गया, बोला, उसकी फिक्र तुम न करो माँ। राजलक्ष्मी बोली, उसने मुझे बहुत दुख दिया है बिहारी, फिर भी मैं अंदर से उसे प्यार ही करती हूँ। बिहारी बोला, वो भी मन ही मन तुम्हें प्यार करती है माँ। राजलक्ष्मी बोली,
मुझे भी यही लगता है बिहारी। गुण दोष तो सभी में होता है, लेकिन वह मुझे प्यार करती थी। ढोंग करके कोई उस तरह सेवा नहीं कर सकता। बिहारी बोला, तुम्हारी सेवा के लिए वो तड़प रही है माँ। राजलक्ष्मी ने लंबी सांस ली और कहा, महेंद्र, आशा सब तो सोने चले गए। रात में उसे एक बार ले आओ तो क्या हर्ज है। बिहारी ने कहा, वह तो इसी घर के बाहर वाले कमरे में छिपी बैठी है। उसने प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम उसे बुलाकर माफ नहीं कर दोगी वह पानी भी न पिएगी। राजलक्ष्मी परेशान हो उठी, बोली, सारे दिन से भूखी है। अरे तो जा उसे बुला ला। जो ही विनोदिनी कमरे में आई, राजलक्ष्मी बोल उठी, राम राम, तुमने यह क्या किया बहू? दिन भर बिना खाए पिए बैठी हो। जा पहले खा ले, फिर बातचीत होगी। विनोदिनी ने उनके चरणों की धूल ली और बोली, पहले इस पापिन को तुम माफ करो बुआ, तभी मैं खाऊंगी। राजलक्ष्मी, माफ किया बेटिया, माफ किया। अब मुझे किसी भी तरह का कोई मलाल नहीं। विनोदिनी का दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने कहा, बहू, तुमसे जीवन में किसी का बुरा न हो, तुम और भी सुखी रहो। विनोदिनी, तुम्हारा आशीर्वाद झूठा न होगा बुआ, मैं तुम्हारे पांव छूकर कहती हूं, मुझसे इस घर का बुरा न होगा। झुककर अन्नपूर्णा को प्रणाम करके विनोदिनी खाने गई। लौटने पर राजलक्ष्मी ने पूछा, तो अब तुम चली? विनोदिनी, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी बुआ, ईश्वर साक्षी है, मुझसे किसी की बुराई की शंका न करो। राजलक्ष्मी ने बिहारी की तरफ देखा। बिहारी ने कुछ सोचा, फिर कहा, भाभी रहें, कोई हर्ज नहीं। रात में बिहारी, अन्नपूर्णा और विनोदिनी तीनों ने मिलकर राजलक्ष्मी की सेवा की। इधर रात को आशा राजलक्ष्मी के पास नहीं आई। इस शर्म से वह तड़के ही उठी। महेंद्र को सोता ही छोड़कर उसने जल्दी से मुंह धोया, कपड़े बदले और तैयार होते ही आई, तब भी धुंधलका ही था। दरवाजे पर आकर उसने जो भी कुछ देखा वह अवाक रह गई। स्वप्न तो नहीं। स्पिरिट लैंप जलाकर विनोदिनी पानी गर्म कर रही थी। रात को बिहारी ने पलके भी न झपकाई, उनके लिए चाय बनानी थी। आशा को देखकर विनोदिनी खड़ी हो गई और बोली, सारे अपराधों के साथ मैंने आज तुम्हारी शरण ली है, और कोई जाने की न कह सकेगा, मगर अगर तुम कह दो जाओ तो मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। आशा कोई जवाब न दे सकी। वह यह भी ठीक ठीक न समझ सकी कि उसका मन क्या कह रहा है, इसलिए वह हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। विनोदिनी, मुझे तुम कभी माफ नहीं कर पाओगी, इसकी कोशिश भी मत करना, मगर मुझे अब कोई खतरा भी मत समझना। जिन कुछ दिनों के लिए बुआ को जरूरत है, मुझे उनकी सेवा करने दो, फिर मैं चली जाऊंगी। कल जब राजलक्ष्मी ने आशा का हाथ महेंद्र के हाथों में दिया तो उसने मन का सारा मलाल हटाकर 16 आने आशा को महेंद्र के हाथों में सौंप दिया था। आज विनोदिनी को अपनी नजर के सामने खड़े देखकर उसके खंडित प्रेम की ज्वाला शांत न हो सकी। इसे कभी महेंद्र ने प्यार किया था, शायद अब भी मन ही मन प्यार करता हो। यह बात उसके कलेजे में लहर की तरह फूल फूल कर दौड़ने लगी। जरा ही देर में महेंद्र जागेगा और विनोदिनी को देखेगा, जाने किस नजर से देखेगा। भारी हृदय लिए आशा राजलक्ष्मी के कमरे में पहुंची। बहुत शर्माती हुई बोली, मौसी, तुम रात भर सोई नहीं, जाओ सो जाओ। अन्नपूर्णा ने एक बार अच्छी तरह से आशा के चेहरे को देखा। उसके बाद सोने जाने के बजाय आशा को साथ लिए अपने कमरे में गई और बोली, चुन्नी, खुलकर बात करना चाहती है तो कर, अपने बात को मन में मत रख। गैर को दोषी बनाने का जो सुख है, मन में दोष रखने का दुख उससे कहीं बड़ा है। आशा ने कहा, मन में कोई गांठ नहीं रखना चाहती मौसी, सब भूल जाना चाहती हूं, मगर भूलते ही तो नहीं बनता। अन्नपूर्णा बोली, तू ठीक ही कहती है बिटिया, उपदेश देना आसान है, कर दिखाना ही मुश्किल है। फिर भी मैं तुझे एक उपाय बताती हूँ। जी जान से इस भाव को कम करके रखो, मानो भूल ही गई हो। पहले बाहर से भुलाना शुरू कर, तभी भीतर से भूल सकेगी। आशा ने सिर झुकाए कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा।
अन्नपूर्णा बोली। बिहारी के लिए विनोदिनी चाय बना रही है, तो दूध, चीनी, प्याला सब कुछ लेकर जा, मिलकर काम कर। आशा आदेश पालन के लिए उठी। अन्नपूर्णा ने कहा, यह आसान है, लेकिन मुझे एक बात और कहनी है। वह और भी सख्त है और उसका पालन तुझे करना ही पड़ेगा। जब तब महेंद्र से विनोदिनी की मुलाकात होगी ही, तब तेरे मन में क्या होगा मैं जानती हूँ, लेकिन वैसे में कभी कनखियों से भी महेंद्र या विनोदिनी के भाव को देखने की कोशिश तक न करना। कलेजा फटता रहे, लेकिन अडिग रहना पड़ेगा। महेंद्र यह समझेगा कि तुझे कोई शक नहीं रहा। टूटने से पहले जैसा था, जोड़ वैसा ही जुड़ गया है। महेंद्र या कोई और तेरी शक्ल देखकर अपने को दोषी नहीं समझेगा। चुन्नी, यह मेरा कोई उपदेश नहीं, आग्रह नहीं, यह तेरी मौसी का आदेश है। मैं जब काशी चली जाऊंगी, तब तू एक दिन को भी यह बात न भूलना। चाय का प्याला लिए आशा विनोदिनी के पास पहुंची और पूछी, उबल गया पानी? मैं दूध ले आई हूं। विनोदिनी अचरज से आशा का मुंह ताकने लगी, फिर बोली, बिहारी भाई साहब बरामदे में बैठे हैं, तुम उनको चाय भेज दो। इतने में बुआ का मुंह धुलाने का मैं इंतजाम करती हूँ, अब जग जाए शायद। विनोदिनी चाय लेकर बिहारी के पास नहीं गई। उसके प्रेम को कबूल करने के नाते बिहारी ने जो अधिकार उसे दिया था, उसके मनमाने इस्तेमाल से उसे संकोच हुआ। अधिकार पाने की जो मर्यादा है, उसे बचाना हो तो अधिकार के प्रयोग को संयत होना चाहिए। जितना मिलता है उतने के लिए छीना झपटी करना कंगले को ठीक लगता है। इतने में महेंद्र आ पहुंचा। आशा का दिल धक धक कर उठा, तो भी अपने को जब्त करके उसने स्वाभाविक स्वर में महेंद्र से कहा, तुम इतनी जल्दी जाग गए? रोशनी न आए इस वजह से मैंने खिड़कियां बंद कर दी थी। विनोदिनी के सामने ही इस सहज भाव से आशा को बात करते देख महेंद्र के कलेजे पर से मानो कोई पत्थर उतर गया। वह खुश होकर बोला, देखने आ गया कि माँ कैसी हैं, वे सो रही हैं अभी तक? आशा ने कहा, हाँ सो रही हैं, अभी वहां मत जाना, भाई साहब ने बताया आज वे पहले से अच्छी हैं। बहुत दिनों के बाद कल रात वे बड़े मजे से सोई हैं। महेंद्र निश्चिंत हुआ, पूछा, चाची कहाँ हैं? आशा ने चाची का कमरा दिखा दिया। आशा की यह दृढ़ता और संयम देखकर विनोदिनी को भी हैरत हुई। महेंद्र ने पुकारा, चाची। अन्नपूर्णा स्नान करके पूजा करने की सोच रही थी, फिर भी उन्होंने कहा, आ महेंद्र आ। महेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया, कहा, चाची मैं पापी हूं, तुम लोगों के सामने आते मुझे शर्म आती है। अन्नपूर्णा बोली, ऐसा नहीं कहते बेटे, बच्चे तो गर्त में सनकर भी माँ की गोद में ही बैठते हैं। महेंद्र, मगर मेरी यह धूल कभी धुलने वाली नहीं चाची। अन्नपूर्णा, दो एक बार झाड़ देने से झड़ जाएगी। अच्छा ही हुआ महेंद्र, तुझे अपने भले होने का अभिमान था, अपने पर तुझे बेहद विश्वास था। पाप की आंधी ने तेरे इस गर्व को तोड़ दिया है, बस और कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा। महेंद्र, अब मैं तुम्हें जाने न दूंगा चाची, तुम्हारे चले जाने से ही मेरी यह दुर्गति हुई। अन्नपूर्णा, मैं रहकर तुझे जिस दुर्गति से बचाती वह तो हो गई, अच्छा हुआ, अब तुमको मेरी कोई जरूरत न पड़ेगी। दरवाजे पर फिर पुकार मची, चाची पूजा करने बैठी हो क्या? अन्नपूर्णा ने कहा, नहीं तो आजा। बिहारी अंदर आ गया। इतने तड़के महेंद्र को जगा देखकर वह बोला, जीवन में आज शायद पहली बार ही तुमने सूर्योदय देखा होगा। महेंद्र ने कहा, हाँ भाई, मेरे जीवन का यह पहला सूर्योदय है। तुम्हें चाची से कोई राय करनी है शायद, मैं चलता हूं। बिहारी ने हंसकर कहा, तुम्हें भी कैबिनेट का मिनिस्टर बना लिया गया है समझो, तुमसे भी कोई बात छुपा छुपाया नहीं, ऐतराज न हो तो आज भी न छुपाऊंगा। महेंद्र, मैं और ऐतराज? हाँ, दावा जरूर नहीं कर सकता। तुम अगर मुझसे कुछ न छिपाओ तो मैं भी फिर से अपने ऊपर श्रद्धा करने का मौका पाऊं। बहरहाल बिहारी के लिए बेहिचक सब कुछ कहना मुश्किल था। बिहारी की जबान रुक सी गई, मगर उसने जोर देकर कहा, ऐसी बात आई थी कि मैं विनोदिनी से विवाह करूंगा।
चाची से उसी बारे में फैसला लेना था। महेंद्र सकुचा गया। अन्नपूर्णा चौंक कर बोली, यह कैसी बात है बिहारी? महेंद्र ने बल डालकर अपने संकोच को हटाया और कहा, बिहारी, यह विवाह नहीं होगा। अन्नपूर्णा ने कहा, इस प्रस्ताव में क्या विनोदिनी का हाथ है? बिहारी ने कहा, बिल्कुल नहीं। अन्नपूर्णा बोली, वह भला क्या राजी होगी इस पर? महेंद्र बोला, वह भला राजी क्यों न होगी चाची? मैं जानता हूं वह हृदय से बिहारी की भक्ति करती है। ऐसे आशय को वह छोड़ सकती है भला? बिहारी ने कहा, विवाह का प्रस्ताव विनोदिनी से मैंने किया था भैया, उसने शर्म से इनकार कर दिया है। यह सुनकर महेंद्र चुप रह गया। भले बुरे राजलक्ष्मी के 2 दिन निकल गए। एक दिन सुबह उनका चेहरा खिला खिला दिख रहा था, पीड़ा का नामो निशान नहीं। उसी दिन उन्होंने महेंद्र को बुलाकर कहा, मैं अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं बेटे, मगर मैं बड़े सुख से मर सकूंगी। महेंद्र, मुझे अब कोई दुख नहीं। तू जब छोटा था तो तुझे पाकर जो खुशी मुझे मिली थी, आज उसी खुशी से मेरा हृदय भर उठा है। तू मेरी गोद का लाडला है, मेरे कलेजे का रत्न। मैं तेरी सारी बला अपने साथ लिए जा रही हूं, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। इतना कहकर वह महेंद्र के मुखड़े और बदन पर हाथ फेरने लगी। महेंद्र की रुलाई बंध गई। राजलक्ष्मी ने कहा, रो मत बेटे, लक्ष्मी घर में रही, कुंजी मेरी बहू को देना। मैंने सब कुछ संजो कर रखा है, गृहस्थी में किसी बात की कमी न पड़ेगी तुम्हें। एक बात और कह लूं, यह किसी को न बताना, मेरे बक्स में 2000 के नोट पड़े हैं। वे रुपए विनोदिनी को दे रही हूं। वो विधवा है, अकेली है। इन रुपयों की सूद से उसके दिन मजे से कट जाएंगे, मगर उसे अपने यहां मत रखना। राजलक्ष्मी ने बिहारी को बुलवाया और कहा, बेटे बिहारी, कल महेंद्र बता रहा था तूने लाचार जनों की चिकित्सा के लिए एक बगीचा लिया है। भगवान तुम्हें लंबी आयु देकर गरीबों का भला करे। मेरे ब्याह के समय मेरे ससुर ने मुझे एक गांव दिया था, वह गांव मैं तुझे देती हूँ। उसे गरीबों की सेवा में लगाना, इससे मेरे ससुर को बड़ा पुण्य मिलेगा। राजलक्ष्मी की मृत्यु के बाद श्राद्ध आदि खत्म करके महेंद्र ने कहा, भाई बिहारी, मैं डॉक्टरी जानता हूँ, तुमने जो काम शुरू किया है उसमें मुझे भी शामिल कर लो। चुन्नी अब ऐसी गृहिणी बन गई है कि वह भी तुम्हारी मदद कर सकेगी। हम सब लोग वहीं रहेंगे। बिहारी ने कहा, खूब अच्छी तरह सोच लो भैया, यह काम हमेशा के लिए कर सकोगे? वैराग्य के इस क्षणिक आवेश में ऐसा स्थायी भाव मत ले बैठो। महेंद्र बोला, तुम भी जरा सोच कर देखो, जीवन में मैंने इस तरह का बखेड़ा खड़ा किया है कि अब बैठे बैठे उसके उपभोग की गुंजाइश न रही। इसे अगर सक्रियता में न खींचता चलूं तो जाने किस रोज यह मुझे अवसाद में खींच ले जाएगा। तुम्हें अपने काम में मुझे शामिल करना ही पड़ेगा, यही बात तय रही। अन्नपूर्णा और बिहारी दोनों बैठकर शांत उदासी लिए पिछले दिनों की चर्चा कर रहे थे। दोनों के एक दूसरे से अलग होने का समय करीब था। विनोदिनी ने दरवाजे पर आकर पूछा, चाची, मैं यहां बैठ सकती हूं? अन्नपूर्णा बोली, आ जाओ बिटिया, आओ। विनोदिनी आई। उससे 2-4 बातें करते हुए बिछौना उठाने का बहाना करके अन्नपूर्णा चली गई। विनोदिनी ने बिहारी से कहा, अब मेरे लिए तुम्हारा जो आदेश हो कहो। बिहारी ने कहा, भाभी तुम ही बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? विनोदिनी बोली, मैंने सुना है गरीबों के इलाज के लिए तुमने कोई बगीचा लिया है। मैं वहीं तुम्हारे साथ कोई काम करूंगी, कुछ न बने तो खाना पकाऊंगी। बिहारी बोला, मैंने बहुत सोचा है भाभी। उन हंगामों में अपने जीवन के जाल में बेहद गांठें पड़ गई हैं। अब एकांत में बैठकर एक एक करके उन्हीं गांठों को खोलने का समय आ गया है। पहले सबकी सफाई कर लेनी होगी। अब जो जी चाहता है सबको मान लेने की हिम्मत नहीं पड़ती। अब तक जो गुजरा, जितना कुछ झेला, उन सब के आवर्तन और आंदोलन को शांत न कर लूं तो जीवन की समाप्ति के लिए तैयार न हो सकूंगा। अगर सारे बीते दिन अनुकूल हों तो संसार में केवल तुमसे ही मेरा जीवन पूर्ण हो सकता था।
अब तुमसे मुझे वंचित होना ही पड़ेगा। सुख की कोशिश अब बेकार है। अब तो धीरे धीरे टूट फूट कर मरम्मत कर लेनी है। इतने में अन्नपूर्णा आई। उनके आते ही विनोदिनी ने कहा, माँ, तुम्हें अपने चरणों में मुझे शरण देनी पड़ेगी। पापिन के नाते मुझे मत ठुकराओ। अन्नपूर्णा बोली, चलो मेरे ही साथ चलो। अन्नपूर्णा और विनोदिनी जिस दिन काशी जाने लगी, मौका ढूंढकर बिहारी ने अकेले में विनोदिनी से भेंट की और कहा, भाभी, तुम्हारी को यादगार मैं अपने पास रखना चाहता हूं। विनोदिनी बोली, अपने पास ऐसा क्या है जिसे निशाने की तरह रख सको? बिहारी ने शर्म और संकोच के साथ कहा, अंग्रेजों में ऐसा रिवाज है, अपने प्रिय पात्रा की कोई लट याद के लिए रख लेते हैं। तुम अगर। विनोदिनी, ची, कैसी घिनौनी बात। मेरे बाल का तुम क्या करोगे? वह मुई नापाक चीज कोई ऐसी तो नहीं कि तुम्हें दूं। अभागिन, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, मगर मैं कुछ ऐसा देना चाहती हूं जो मेरा होकर तुम्हारे काम में आए। बिहारी ने कहा, लूंगा। इस पर विनोदिनी ने आंचल की गांठ खोलकर 1000 के 2 नोट बिहारी को दिए। बिहारी गहरे आवेश में विनोदिनी के चेहरे की ओर एकटक ताकता रहा। जरा देर बाद बोला, और मैं क्या तुम्हें कुछ न दे पाऊंगा? विनोदिनी ने कहा, तुम्हारी निशानी मेरे पास है। वह मेरे अंग का भूषण है, उसे कभी कोई नहीं छीन सकता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर उसने अपने हाथ का नोट और वह दाग दिखाया। बिहारी हैरान रह गया। विनोदिनी बोली, तुम नहीं जानते, यह आघात तुम्हारा है और यह आघात तुम्हारे ही योग्य है। इसे तुम वापस नहीं ले सकते। मौसी के इतना समझाने बुझाने के बावजूद भी आशा विनोदिनी की तरफ से अपने मन को निष्कंटक न कर सकी थी। राजलक्ष्मी की सेवा जतन में दोनों साथ जुटी रहीं, पर जब जब उसकी नज़र विनोदिनी पर पड़ी, तब तब उसके दिल को चोट लगी। जबान से आवाज़ न निकली और हंसने की कोशिश ने उसके दिल को दुखाया। विनोदिनी की कोई मामूली सेवा लेने में भी उसका मन नाराज रहता। शिष्टता के नाते विनोदिनी का लगाया पान उसे जब जब लेना पड़ा, तब तब बाद में उसने तुरंत थूक दिया। आज जब जुदाई की घड़ी आई, मौसी दोबारा घर बार छोड़कर जाने लगी और आशा का हृदय आंसुओं से गीला हो उठा, तो विनोदिनी के लिए भी उसका मन भर आया। जो सब कुछ छोड़ छाड़कर एक बारगी जा रहा हो, उसे माफ न कर सके, ऐसे लोग दुनिया में कम ही हैं। उसे मालूम था विनोदिनी महेंद्र को प्यार करती है। क्यों न करे महेंद्र को प्यार? महेंद्र से प्यार करना कितना जरूरी है, इसे वह खुद अपने ही मन से जान रही थी। अपने प्यार की उस वेदना से ही आज उसे विनोदिनी पर बड़ी दया आई। वह महेंद्र को छोड़कर सदा के लिए जा रही है। उसका जो दुस्सह दुख है, आशा अपने बहुत बड़े दुश्मन के लिए भी उसकी कामना नहीं कर सकती। यह सोचकर उसकी आंखें भर आई। कभी उसने विनोदिनी को प्यार भी किया था। वह प्यार उसके जी को छू गया। वह धीरे धीरे विनोदिनी के समीप जाकर बड़ी करुणा के साथ, स्नेह के साथ, विषाद के साथ बोली, दीदी, जा रही हो? आशा की ठोड़ी पकड़कर विनोदिनी ने कहा, हाँ बहन, जाने का समय आ गया। कभी तुमने मुझे प्यार किया था, अब अपने सुख के दिनों में उस प्यार का थोड़ा सा अंश मेरे लिए रखना बहन, बाकी सब भूल जाना। महेंद्र ने आकर नमस्ते करके कहा, माफ करना भाभी। उसकी आंखों के कोने से आंसू की 2 बूंदें लुढ़क पड़ी। विनोदिनी ने कहा, मुझे भी माफ करना भाई साहब। भगवान तुम लोगों को सदा सुखी रखे। इस उपन्यास में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियाँ और ऐसे और भी उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियों का नोटिफिकेशन सदा आपको मिलता रहे। दोस्तों, कहानियाँ सप्ताह में 3 बार अपलोड होती हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्ते।